बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर आज बहुत स्पेशल है। मतलब आप लोगों को मुख्तलिफ लोगों से मैं कोशिश करता हूं कि वो सामने लेके आऊं और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम सुने, लोग उसको सुने, दुनिया उसको सुने। लेकिन आज जो मेरे गेस्ट हैं, यकीनन उनका ताल्लुक तो कश्मीर से है, पाकिस्तान से है, लेकिन उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके हवाले से आज यकीनन हम बात करेंगे और इसीलिए उनको मैंने इनवाइट किया है। काफ़ी देर मतलब उनसे गुफ्तगू शनीद हुई, बातचीत हुई, और उसके बाद क्योंकि वो थोड़ा सी मसरूफियत भी उनकी ज़्यादा है और तबीयत भी कुछ नासाज थी, लेकिन फाइनली ही इज़ जॉइनिंग मी। यकीनन आप सब के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके जाने माने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा ने मुझे आज ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फ़खर। सबसे पहले तो आपको कहूँगा कि आपने मेरा शो ज्वाइन किया, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये बात कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या आपका पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें बिल्कुल डिफरेंस हो सकता है, बहन भाइयों में होता है, भाइयों भाइयों में होता है, बिल्कुल हो सकता है, उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। लेकिन आज व्यूअर्स, मैं आपसे बताता चलूं कि डॉक्टर साहब से मेरी जब बात आज हुई थी दिन के टाइम, तो इन्होंने अपनी कुछ मतलब जो माजी की तलख यादें हैं उस हवाले से इन्होंने थोड़ी सी बात की थी मुझसे। तो मैं चाहूंगा कि मैं डॉक्टर साहब से वो, क्योंकि मुझे नहीं पता था सर इन चीज़ों का, क्योंकि हिंदुस्तान के चैनल्स पे मैं इनको देखता हूँ, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मुख्तलिफ फोरम्स पे ये अपेयर होते हैं और बाकायदा अपनी हाजिरी को जिसे कहते हैं कि वो बनाते हैं, मेक श्योर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज आपने जिस तरीके से आपसे बात हो रही थी जनरल ज़िया के वक्त में, आप एक डिक्टेटर के वक्त में आपने मुख्तलिफ अपना एक आवाज़ थी आपकी, आपने वो आवाज़ उठाई और फिर आपको उन्होंने जेल में डाला। तो एक तो आप अगर व्यूअर्स के साथ वो वाली स्टोरी शेयर कर लें, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। और उसके बाद आपने कहा था कि आप मोमंद एजेंसी में भी बहुत अरसा आपने पश्तूनों के साथ गुजारा है, तो हमारे व्यूअर्स को जरा इससे पता चलेगा आपके बैकग्राउंड के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया फखर भाई। सबसे पहले मैं आपके इंट्रोडक्शन में दो आपने बातें की हैं उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर लूं। पहली बात तो ये है कि मेरा ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, तो एक तो ये। दूसरी बात आपने ये कही कि बहन भाइयों में भी इख्तलाफ होता है। देखें, बहन भाइयों में इख्तलाफ जरूर होता है, ठीक है ना, लेकिन इस बात पे तो इख्तलाफ नहीं होता कि हमारा बाप कौन है और हमारी माँ कौन है। हमारा तो झगड़ा ये है कि हमें जबरदस्ती पाकिस्तान हमारा बाप बन गया है और पाकिस्तान की फौज जबरदस्ती हमारी माँ बन गई है। हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है, कभी भी नहीं था पाकिस्तान से। तो हमारा जो झगड़ा है ये बहन भाइयों से जरा मुख्तलिफ है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखें, मेरे वालिद साहब जो है वो जब 1953 में स्टूडेंट मूवमेंट चली थी कराची में, तो उस वक्त वो DSF के जनरल सेक्रेटरी थे। और वो जो मूवमेंट थी वो बड़ी यादगार मूवमेंट थी, इसलिए कि उसने पाकिस्तान में जमहूरियत की जो लड़ाई थी उसकी नए सिरे से बुनियाद रखी इंडिया के पार्टीशन के बाद। उसके बाद मेरे वालिद साहब जो है वो जब उनको एक साल की सजा हुई कराची में, जब वो वहां से निकले ग्रेजुएशन की, तो फिर वो पाकिस्तानी जो है उससे थोड़ा सा दूर हटने के लिए नजरों से वो यूके आ गए। यूके आके उन्होंने शादी की और मेरी वालदा जो है वो भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। दोनों का ताल्लुक रावलपिंडी से था, क्योंकि मेरे वालिद जो है वो महाजर होके रावलपिंडी आ गए थे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से। तो ये दोबारा इनकी जब मुलाकात होती है यूके में, तो ये फैसला करते हैं कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। तो वो शादी कर लेते हैं, लव मैरिज हो जाती है दोनों की। वो एक अलग किस्सा है, कभी उस पर भी बात करेंगे। श्योर बिल्कुल। उस दौरान फैज अहमद फैज को मिलता है लेनिन पीस प्राइज मॉस्को में, गालबन 1962 की बात है। तो वो लंदन आते हैं। जब लंदन आते हैं तो माय फादर वाज वेरी यंग, तो एनर्जेटिक, तो ये लोग गए फैज को मिलने लंदन, और मेरे वालिद साहब नॉटिंघम में होते थे और मेरी पैदाइश भी इस दौरान नॉटिंघम में हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वापस जाना था उन दोनों मियाँ बीवी को, तो अगर उनके पास एक बच्चा भी हो तो फिर उनको जुदा करना जरा मुश्किल हो जाता है समाज के लिए। तो इसलिए इस तरह मेरी वलादत हुई।
तो फैज साहब आए जब नॉटिंघम मुशायरे में, तो उन्होंने मेरे वाले साहब को कहा, हमारे घर ही ठहरे थे, उन्होंने कहा कि भाई आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत पाकिस्तान में है। तो मेरे वाले साहब पाकिस्तान 6 महीने के अंदर मेरे वाले साहब सारा कुछ यहाँ से वाइंड अप करके पाकिस्तान आ गए। वो चाइल्ड स्पेशलाइजेशन की थी उन्होंने यहाँ से। वापस जाके मेरे वाले साहब जो है वो वली खान साहब की नेशनल अवामी पार्टी थी, आपको पता है उस वक्त तो कम्युनिस्ट पार्टी में बैन था, तो वो फिर नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद फिर आपको याद होगा नेशनल अवामी पार्टी से हशनगर की किसान तहरीक जब चली तो मजदूर किसान पार्टी पैदा हुई, उससे मेजर इसहाक अब्दुल बंगेश लोगों ने बनाई। तो वो गुजरावाला में उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, माय फादर वाज पार्ट ऑफ दैट, और वो ऑफिशियली तो मेंबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर सारी जिंदगी मजदूर किसान पार्टी के साथ ही अपना वो रखा। तो हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक रहा पश्तूनों के साथ। 1977 5 जुलाई को जब मार्शल लॉ लगा तो मैं उस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असर मार रावलपिंडी में FSC का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। तो जाहिर है हमारी फैमिली जो है वो पॉलिटिकल फैमिली थी, तो सियासत तो बचपन से मैं अपने घर में होते देख रहा था, लेकिन एकदम मुझे जो है वक्त ने और हालात ने उछाल कर जो है सियासत के मैदान में जो है वो डाल दिया, और फिर मुझे ये फैसला करना पड़ा कि अब हमने क्या करना है। तो उस वक्त फिर स्टूडेंट एजुटेशन हो रही थी और बहुत सारे मुजाहरे थे, तो 4 दफा मुझे अरेस्ट किया गया। चौथी दफा उन्होंने कहा कि हम 5वीं दफा इसको गिरफ्तार करने का जो है ना वो अब नहीं रिस्क ले सकते, लिहाजा इसको पक्का ही अंदर कर दो। तो 1 साल कैद और 5 कोड़ों की मुझे 17 साल की उम्र में मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई थी पिंडी में। तो वो जब मैंने कैद काट ली तो बाहर निकला, तो उसके बाद पिंडी में मेरे लिए रहना मुश्किल था, तो मुझे फिर अफजल बंगे साहब अपने पास ले गए, और वहां से आगे उन्होंने मुझे फिर कुछ और इलाके थे जमरोद वगैरह से होते हुए आगे उन्होंने मुझे वहां भेज दिया। तो वहां मैंने पश्तूनों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, और पश्तूनों ने सबसे पहली चीज जो मुझे ये सिखाई वो ये थी कि जो यहाँ पे हमारे पश्तूनों में कोई आ जाए, अगर वो मुजरम भी हो तो हम उसको फिर पनाह देते हैं, हम वापस नहीं करते। तो खैर मैं तो एक VIP जो है वो था, मुजरिम था, तो मेरी बड़ी आओ भगत हुई वहां पे, और वो जमाना मेरा वहां गुजरा, और उस जमाने को मैं हमेशा अपनी जिंदगी का सुनहरी दौर समझता हूँ आज भी। और हाँ जी, तो वो पश्तून वली का मुझे एक्सपीरियंस जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अच्छा सर, कितना टाइम? उसके बाद फिर मैं वहां से चाइना चला गया जी। मैं कितना वक्त गुजारा वहां पर? पश्तून बेल्ट की जब आप बात करते हैं, अशनगर में चारसद्दा का इलाका है या फिर ममंद में, कितना अरसा तकरीबन रहे होंगे आप वहां पर? मेरा ख्याल है मैंने कुछ 7 महीने गुजारे। ओके, राइट। अच्छा दूसरा, तो मुझे ये भी सिखाया गया था कि जब बंदूक होती थी मेरे पास, एक बंदूक होती थी मेरे पास .22। ओके, हाँ, तो मुझे सिखाया गया था कि आपने जब भी चलना है साथ साथ चलना है, आगे पीछे नहीं चलना। और इस तरह से सिखाया था, आमने सामने बैठना है ऐसे, तो कि कोई पता नहीं दुश्मन हो वार कर दे। तो ये चीजें उन्होंने मुझे बड़ी सिखाया, मुझे बड़ा था। और मैं वहां से फिर एग्जाइल में मैं चाइना चला गया। मेरे वालिद साहब जो है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन के बानी चेयरमैन थे। ओके। तो वो मुझे काफी मुल्कों से ऑफर थी, मैं UK आना चाहता था, लेकिन मेरी वालदा ने इतराज किया। उन्होंने कहा ये वहां जाएगा तो वहां के पब्स में और वहां गोरियों के साथ ये टाइम जाया कर देगा अपनी जिंदगी का, इसको यूरोप नहीं भेजना। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं चाइना जाता हूँ। फिर मैं चाइना गया, वहां पे मैं फिर रहा 6-7 साल, वहां से मैं डॉक्टर बना। डॉक्टर बन के फिर मैं वापस पाकिस्तान आया, तो फिर मैं मजदूर किसान पार्टी रावलपिंडी डिवीजन का सदर बना। गुड, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मतलब एक पॉलिटिकल, जिस तरह आपने फादर का आपने बताया, आपने एक डिक्टेटर, क्योंकि जनरल ज़िया का दौर मेरे ख्याल में शायद, वैसे भी कोई भी डिक्टेटर होता है एक स्याह दौर होता है, लेकिन जनरल ज़िया का तो शायद मेरे ख्याल में स्याह तरीन दौर था, वो आपने गुजारा और ये सारी चीजें आपने की। मतलब क्या समझ रहे हैं कि हम इस एक डिक्टोरियल एक सिस्टम से अभी तक आज मतलब 2021 में आप बात करें 1977 या 78 की, इससे हम क्यों नहीं निकल पाए? क्या वजूहात है इसके पीछे? आपकी क्या नजर है इन चीजों के ऊपर? बड़ा अहम सवाल है, बल्कि ये बुनियादी सवाल है जो कि पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंसिया है, दानिश्वर हैं, सियासी वर्कर्स हैं, और खास तौर पे वो जो वाकई पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली लाना चाहते हैं, पाकिस्तान में इंसाफ का राज लाना चाहते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी की शक्ल में हो चाहे किसी भी शक्ल में।
उनको आज ये सवाल पूछना चाहिए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ और फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा था उस वक्त। लाहौर में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ काम कर रहा था, पॉलिटिकल। और हम लोगों ने ये सोचा था कि हम जो लाहौर में अपना बेस बना के, तो जितना इंडस्ट्रियल एरिया है सारा शेखुपुरा तक, इसमें हम मजदूरों में काम करेंगे और ट्रेड यूनियंस के अंदर काम करेंगे। तो मेरी ड्यूटी वहां पे थी, हम अखबार एक निकालते थे, तो मेरी ड्यूटी थी कि उस अखबार को वहां मजदूरों में सेल भी करना है और उसको डिस्कस करना है जी। तो इस दौरान लाहौर के जो पॉलिटिकल सीन है उसमें भी मैं सामने आ गया। तो किश्वर नाहिद साहिबा मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बताया, वो मेरी पेशेंट भी थी, हबीब जालब भी मेरे पेशेंट रहे। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इस तरह एक सेमिनार हो रहा है फ्लैटिस होटल में। ये 1989 की बात है, बेनजीर भुट्टो को भी इक़्तिदार में आए कुछ ही अरसा हुआ था, चंद महीने ही हुए। अच्छा सर। तो मैंने पूछा सेमिनार का नाम क्या है? उन्होंने कहा सेमिनार का नाम है द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो मेरे मुंह से बरजस्ता निकल गया, मैंने कहा कि देयर इज नो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो वो पंजाबी में पूछती हैं, ये तू की गल कीती है, तू हर गल दे विच ना करना है? मैं कहा नहीं, मैं आई कैन प्रूव दैट। वो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अगले दिन मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि सेमिनार में पहले स्पीकर तुम हो। अब मेरे पास थोड़े घंटे थे, मैं खैर मैंने 6 सफ़े पर मुश्तमिल एक मजमून लिखा और मैं सेमिनार में चला गया। वहां पे मिराज मोहम्मद खान थे, सीआर असलम थे, आबद हुसैन मिंटो थे, डॉक्टर मुबारक थे और आसमा जागीर थी। अब ये सब जुगादरी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं जो है आई वॉज ओनली 29। तो मैं वहां पे खड़ा हुआ और जनाब मैंने फ्लैटिस होटल में तकरीर की, लिखी हुई। और मैंने फिर ये कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए नहीं आ सकती कि जमहूरियत के लिए जो जमहूरी इनकलाब चाहिए, उसकी क्यादत करने के लिए पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल तबका है, जो सरमायादार तबका है, कौमी सरमायादार तबका, वो इस कदर कमजोर है। उसके पास ना तो सरमाया है और ना ही उसके पास विल है कि वो यहाँ पे फ्यूडलिज्म को और मिलिट्री ओलिगार्की के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई लड़के उनको शिकस्त देके यहाँ पे जो है वो सरमायादारी निजाम को की हेगेमनी कायम कर सके। ओके। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड के तमाम उन ममालिक का मसला है जहाँ पे आप सरमायादारी और जागीरदारी को साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं, कंबाइन एंड अनडिवेलप्ड। राइट। लेकिन अभी भी हमारे अंदर बड़ा जोश था। मैं डॉक्टर था और सुबह मैं पॉलिटिकल काम करता था, शाम को क्लिनिक खोल लेता था, क्लिनिक में ही हम सो भी जाते थे। तो मैं फिर भी ये मेरे अंदर था कि पाकिस्तान में जो पंजाब में हम काम कर रहे थे कि लेफ्ट जो है वो उठेगा और हम लेफ्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि पाकिस्तानी लेफ्ट जो है वो भी इंतहाई मुतअस्सब है, माफ कीजिएगा, और पश्तूनों के खिलाफ, कश्मीरियों के बारे में, महाजरों के बारे में उनका रवैया बड़ा मुतासबाना था। यहाँ से मुझे एक और जो है मेरे पे आश्कार हुई चीज कि कॉलोनियल मास्टर जो होता है, वो जिस कौम का कॉलोनियल मास्टर होता है उसकी कौम भी कॉलोनियल मास्टर की साइकोलॉजी और कल्चरल नैरेटिव को अनकॉन्शियसली अडॉप्ट करती है। लिहाजा वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस नतीजे में पहुंचा कि पाकिस्तान जो है इसमें फौज और पंजाबी है, ज़ाहिर है फौज मेजॉरिटी सारे जनरल शर्नल। तो ये जो पंजाबी फौज है इसने पाकिस्तान की अंदर जितनी कौमें हैं इन पे कब्जा किया हुआ है। फिर हमने पढ़ना भी शुरू किया, यंग थे, पढ़ते पढ़ते पता चला जी बलूचिस्तान पे भी मार्च में कब्जा हुआ था 48 में। हम जो पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर वाले, हमारे ऊपर भी पाकिस्तान ने हमला करके कब्जा किया है। ड्यूरेट लाइन जो है ये, मैं चूंकि जब वहां पे था तो कोई ड्यूरेट लाइन को मानता ही नहीं था, समझ आए ना। वो पश्तून सारे कहते थे कि क्या वो कहते हैं या अफगान लर ओबर यो अफगान, हाँ ये वो कहते थे। तो जाहिर है वो इन्फ्लुएंस भी था। फिर वहां पे कुछ अर्सा मेरा गुजरा था शेर अली बाचा के साथ, वो भी वहां छुपे हुए थे। तो काफी ऐसे लोग वहां छुपे हुए मिलते थे आपको जो आपको आम जिंदगी में शायद ना मिल सके। तो वो सोचते सोचते फिर मैं नतीजे में पहुंचा कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल रियासत है और पाकिस्तान जो है इससे कौमों को आजादी हासिल करनी चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा जिसको आज कहते हैं, जो सुबह जी सरहद जी होता बिल्कुल। था, इसको अफगानिस्तान के साथ मिलके इसका एक अलग सूबा होना चाहिए, और ये पख्तूनिस्तान बनना चाहिए। सिंध जो है ये सिंधु देश बनना चाहिए, बलूचिस्तान जो है इसको आजाद मुल्क होना चाहिए। और इसी तरह से हम लोग जो है, हम इंडियन हैं, हमारा, हम पाकिस्तानी है ही जी नहीं। जी हम तो इंडियन है इसलिए कि हमारे महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे। राइट तो राइट। कानून बेशक हम मजहबी तौर पर शायद मुसलमानों के मुल्क में रहे, लेकिन हम बेसिकली इंडिया का हिस्सा है जिस पे ठीक। पाकिस्तान ने कब्जा किया। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, आखिरी दफा आप कब पाकिस्तान से गए थे, किस सन में और किस कंडीशन में, मतलब जब जिस वक्त आप यहां से जा रहे थे, कब, ये कब का वाकया है आखिरी दफा पाकिस्तान से जब आप गए थे? आज देखें, वो किसी कोई एक होते थे दादा मीर हैदर पिंडी में, जी बड़े जबरदस्त इनकलाबी थे। 1919 में उनका इंतकाल हुआ, तो उनसे उनका कोई इंटरव्यू कर रहा था, तो उनकी जिंदगी के बारे में तो उन्होंने जी। कहा कि हम आपकी जिंदगी के बारे में इंटरव्यू करते हैं, आप सियासी वाकयात बयान करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने ओके। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी और सियासत से अलग है ही नहीं, मेरी जिंदगी का सफर है ही सियासत के बीच में, तो मैं कैसे अपनी जिंदगी को सजाया करूं। जी तो लिहाजा आपकी बात का जवाब ये है कि 2013 में मैं पाकिस्तान गया था। मैंने यहाँ पे 2 डिग्रियां और की हैं, एक बीए किया फिल्म एंड ओ टेलीविजन स्टडीज में, उसके बाद मास्टर्स किया फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज में ग्लासगो यूनिवर्सिटी। वाह। रिसर्च का काम था, एकेडमिक जी डिग्रियां हैं ये फिल्म मेकिंग डिग्रियां नहीं है कि फिल्म ऐसे बनाओ तो है, ये कैमरा है बिल्कुल। तो ये लाइटें हैं तो ये डायरेक्शन। जी जी ये एकेडमिक काम है जिसमें आप खोज लगाते हैं कि सिनेमा को एज अ मीडियम कैसे इस्तेमाल किया जाता है लोगों की साइकोलॉजी को कंटेन करने पे। ओके। तो वो मैंने फिर किताब लिखी, और उसका नाम था मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कल्चर इन पाकिस्तान सिनेमा, कि पाकिस्तानी सिनेमा में सकाफत की जाली नुमाइश। तो वो जब छपी, तो छपना के लिए मैं पाकिस्तान गया, तो बुक होम वालों ने छापी। तो मैं, चौधरी सरवर साहब गवर्नर हैं उस वक्त, ये मुस्लिम लीग के गवर्नर थे पंजाब के, जी जी तो मैंने वैसे ही इनको फोन कर दिया, क्योंकि यहाँ ग्लासगो में तो इनसे मुलाकात मस्जिद में आगे पीछे ऐसे होती रहती थी, तो फंक्शन जी मस्जिद में बहुत होते हैं यहाँ। तो मैं जी चला जाता था, यहाँ से मैं अखबार निकालता था तो ये मुझे बुला लेते। जी मैंने फोन किया चौधरी साहब को, तो चौधरी साहब कहने लगे तुसी किथे। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ शहर है। कहने ने तो फिर आ जाओ। मैं कहा अच्छा। कहने हाँ आ जाओ। मैं कहा कदों। कहने ने मैं कहना वा ਉਹਨੂੰ मिलिटरी सेक्रेटरी ਨੂੰ मेरे ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ बना देता। वो ओके। उसकी कॉल आ गई मिलिट्री वाले की, तो उसने कहा कि जी आप कल कितने बजे आ जाए। मैं चला गया। तो वहां पहले तो वो और भी लोग बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, तो मेरे लिए वो बड़ी चाय कप में रख के लाया। मैंने चाय पी, तो चाय बड़ी अच्छी थी। तो मैंने उसको पूछा, एक बंदे को, मैंने कहा जो वहां काम करता था, मैंने कहा ये दूध कहाँ का है भाई, ये तो चाय मैंने जिंदगी में ऐसी नहीं पी। कहता है जी साडे साडे गवर्नर हाउस दियां अपनियां मज्जां ने। वो मैंने कहा खैर वे तेरी। मैं कहा फिर ले आई कोर्ट का। अच्छा वो मैंने फिर दूसरा जबरदस्त। कप भी पिया वहां। तो चौधरी साहब जी पूछने लगे भाई कैसे आए हो पाकिस्तान। तो मैंने कहा मेरी किताब छप रही है, तो उसकी मैं रूनुमाई कर रहा हूँ वहां पे पर्ल कॉन्टिनेंटल में, उसकी रूनुमाई का सोच रहा हूँ। जी तो उस सिलसिले में कहते ले बंदा होवे ग्लासगो दा ते किताब दी रूनुमाई होए पर्ल कॉन्टिनेंटल, एक अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता किताब दी रूनुमाई गवर्नर हाउस विच होएगी। मैंने कहा सोच लो। कहना सोचना की है। उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी बुला लिया। उन्होंने कहा मेरे जाती खर्चे में से डॉक्टर साहब के 100 मेहमानों को हाई टी का बंदोबस्त करें, इनसे डेट तय जबरदस्त। कर ले, इनकी किताब की लॉन्चिंग करनी। खैर मैं होटल वापस आया, मेरे दोस्त सारे वेट कर रहे थे वहां। तो वो मैंने उनको खबर दी। मैंने कहा भाई जिसने गवर्नर हाउस की यात्रा करनी है तैयार हो जाओ। ये बात। वाह। तो वो इस तरह से जब वहां गए, किताब की नुमाई हो गई, उसमें मिनिस्टर्स वगैरह थे, शान था, सैयद दूर, ये सारे लोग आए थे। ओके। काफी बड़ा फंक्शन था। जब फंक्शन हो गया हम वापस आ गए, तो मैं हंसना शुरू हो गया, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही थी। तो वो मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं, लड़कियां भी थे लड़के भी, कहते हैं यार की तू की लाई है, की मसला है। मैं कहा यार मसला ये है
कि ये तो चौधरी साहब ਨੂੰ सुबह पता चलेगा कि उन्होंने केड़ी किताब दी नुमाइंदगी की थी, क्योंकि उन्होंने पढ़ी नहीं। उन्होंने किताब पढ़ी नहीं थी। इस किताब दे विच पाकिस्तान दा मैं फीती फीती कर देती है और जिना का मैंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और सारी जो इस्लामिक कल्चरल हेगेमनी है इसको मैंने डिसमेंटल करके जो लोकल इंडिजिनस कल्चर है उनको मैंने दिखाया कि कैसे इन्होंने सुप्रेस किया। तो मैंने तो सुबह इनकी कहास होगी। खैर वो ये मेरा आखिरी ट्रिप था पाकिस्तान का। मैं फिर वापस आ गया, उसके बाद फिर आज तक नहीं गया। 2013 दिसंबर। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपका मतलब जिस तरीके से आप स्ट्रगल करते हैं, आप कहते हैं कि कश्मीर के हवाले से आप बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप बात करते हैं, तो क्या आपकी कोई मूवमेंट है, कोई तहरीक है जिसको आप मतलब हेड करते हैं, अपने साथ लोगों को मूव कराते हैं, या क्या मतलब तरीका कार है जिसके ऊपर मैं कहूं कि मिर्जा साहब बहुत सारे हमारे, मेरी आज भी आपसे जब बात हो रही तो बलोच लीडर्स वहां पर मौजूद हैं, इस तरह के और बहुत सारे लोग, तो किस किस्म की क्या मूवमेंट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी तंजीम का नाम है तहरीक इत्तफाक राय। ठीक है। अब तहरीक इत्तफाक राय का एक ही नुक्ता है कि तमाम पाकिस्तान की मजलूम कौमियतों को एक नुक्ते पर उनके अंदर इत्तफाक पैदा किया जाए कि सबसे पहले हमने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करनी है। उसके बाद चाहे हम सोशलिस्ट हो जाएं, चाहे कैपिटलिस्ट हो जाएं, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो बात की बात है। पहले जब तक हम पाकिस्तान की मिलिट्री की गुलामी में हैं उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते और अलग-अलग हमें नहीं लड़ना चाहिए। यही वजह है कि मैं जो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है, मैं बार बार उनको ये कहता हूं कि आप लोग एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना के कोऑर्डिनेटेड जंग लड़े। सिंध में भी आज मैं कह रहा हूं कि ये जो महाजर फ्रीडम मूवमेंट है, सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी है और दूसरे ग्रुप्स हैं, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। पीटीएम को भी मैं कह रहा हूं कि नॉन वायलेंस को छोड़ के, तो अब जो है कितना नॉन वायलेंस करेंगे। हमारा दोस्त है अली वजीर जेल में पड़ा हुआ है, 6 महीने से हो गए हैं, कोई ट्रायल नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। और तो इसलिए ये एक है कि तहरीक इत्तफाक राय, और इसमें जम्मू कश्मीर जो है उसके बारे में हमारा ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि कश्मीर आजाद होगा और एक मुल्क बनेगा 1947 की तरह, ये अब मुमकिन नहीं है और इसकी वजूहात है जिसकी वजह से ये अब मुमकिन नहीं है। अब यही मुमकिन है कि ये इंडिया के साथ जाए या पाकिस्तान की तहसीलें बन जाए। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, मतलब जिस तरह का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मीरपुर से आपका ताल्लुक है, मतलब मीरपुर आजाद कश्मीर हम इसको कहते हैं, आप उसको मकबूजा कश्मीर या हिंदुस्तान हमारा इनको पाकिस्तान इंडियन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। सर वहां के कश्मीर के लोग अपनी वो कह रहे हैं कि हम जद्दोजहद आज़ादी के जो है फ्रीडम के लिए हम अपना काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम यहां से फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। तो किस में मतलब दोनों साइड के कश्मीरी तो एक किस्म के लोग हैं ना। चले मैं कहता हूं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, मैं एक अलग कास्ट का पश्तून बेल्ट से मेरा ताल्लुक है, मैं एक अलग बंदा हूंगा, लेकिन कश्मीर के लोग तो वो बॉर्डर के उस पार है या इस पार है, वो तो एक किस्म के लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई खानदान, आपके रिश्तेदार भी वहां होंगे, इस तरफ उनके रिश्तेदार होंगे, ऐसा ही है। देखें ये बड़ा मिसकंसेप्शन है और जी जी, आप बड़े बहादुर हैं जो इस तरह की बातें अपने चैनल पे कर रहे हैं। मैंने आपको टेलीफोन पर भी कहा था कि ना छेड़ मलंगा मैंने आपको कहा था तो आपने बुरा मनाया। मैंने इसलिए कहा कि मैं किसी को ख्वाह जो है किसी को मैं मुसीबत में नहीं डालना चाहता। सर थोड़ा सा आपको काट रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन असल में मैं यही बात कर रहा हूं कि एज ए जर्नलिस्ट मैं अपनी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट आपके वहाँ यूके में रहते हैं, जिसमें समी यूसुफजई हमारे मतलब मेरे उस्तादों में से हैं, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं। उनको तालिबान ने अगवा करके और मतलब मरने लगे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया और आज वो वहाँ पे बैठे हुए, आज भी वो न्यूज़वीक के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारी एक क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, पता नहीं एक किस्म का, मैं इसको क्या कहूँ, लेकिन एक होता है आपके अंदर कि आखिर आपको मतलब, मैं इंडियन चैनल पे यकीन करें आपके साथ मेरे ख्याल 1-2 शोज भी इकट्ठे हुए हैं मेरे, लेकिन मुझे जहन में ख्याल आया कि इनकी अपनी एक सोच है। क्यों हम किसी के सोच पे सर पाबंदी नहीं लगा सकते? मैं उस सोच को मानूं या ना मानूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं जी उनकी सोच वही हो जाए जो फखर यूसुफजई की, या फखर यूसुफजई की वही सोच हो जाए जो डॉक्टर अमजद मिर्जा साहब की है। फर्क होता है। मैं ये इस वजह से मैं ये जो सारी चीज हम कर रहे हैं तो इसके पीछे यही चीज है सर।
देखिए, एक नया ऑर्डिनेंस या बिल आ रहा है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने के लिए। यस। जैसे ही ये आता है, पैमरा भी खत्म हो जाएगा और सहाफियों को अपने मुकदमात जो है की इजाजत भी नहीं होगी। अगर किसी सहाफी पे कोई मुकदमा होगा तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक में रुजू कर सकता है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट सबसे फारिग है। तो इसलिए क्रैक डाउन आ रहा है। जाहिर है मैं वहां रहा हूँ और फिर आप पश्तून हैं और पश्तूनों के मेरे पे बड़े आसान है, तो मैं इसलिए जो है ना, मैं सोचता हूँ कि यार ये ना हो कि अगला जो है ना वो अनजाने अनजाने में मारा जाए, ये नहीं, आई नो, इसलिए मैं कर रहा था। बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि उधर का कश्मीर और इधर के कश्मीर में आसमान और जमीन का फर्क है। ना हम लोग एक जैसे हैं, ना हमारा कल्चर एक जैसा है, ना हम जुबान एक जैसी है, ना हमारे खाने एक जैसे, ना हमारे रस्म रिवाज एक जैसे। बेशक दोनों तरफ मुसलमान ही हो। सबसे पहले तो ये कि ये जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं ना, ये ना आजाद है और ना ये कश्मीर है। ये जो सूबा था जम्मू का सूबा, उसका मगरबी हिस्सा है। सिर्फ मुजफ्फराबाद जो है ये कश्मीर के साथ जुड़ता था, बाकी ये सारा इलाका जो है ये जम्मू है। इसलिए हम कश्मीरी भी नहीं है, हम जमवाल है। ओके, ठीक है। और हमारी जुबान डोगरी है, हमारी जुबान कश्मीरी नहीं है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि जी वो कहते हैं हमने उनसे आजादी लेनी है और हम कहते हैं हमने इनसे आजादी लेनी। देखिए, वहां पे आजादी की बात सिर्फ उस दौरान हुई है या होती है जब पाकिस्तान के जो एजेंसियों के स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है वहां पे ये शोशा छोड़ते हैं। और इसमें श्रीनगर की जामिया मस्जिद का बड़ा कलीदी किरदार रहा है, ओपिनियन को, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन वहां पे कभी भी पूरी जो रियासत है जम्मू कश्मीर की, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, यहाँ 5 यूनिट है और अक्साई चीन, कभी भी यहाँ पे कोई ऐसी होमोजीनियस मूवमेंट नहीं उठी जो बैक वक्त जम्मू में भी हो, लद्दाख में भी हो, कभी भी नहीं उठी। जम्मू के लोगों ने तो कभी भी जो है वो भारत से अलहदगी के लिए कोई ना वहां जलसा किया है, तो ना तकरीर की है, तो ना मूवमेंट की। यही हाल लद्दाख का है। ठीक है ना। सिर्फ ये जो वेस्ट जम्मू का इलाका है जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं, यहाँ पे और श्रीनगर की पॉकेट्स में, जो कि 140 किलोमीटर लंबी पट्टी है। ठीक है ना। ये सिर्फ उस पट्टी के अंदर ये हो रहा है, ये आपको सुनाई देता है। और वो सब मुजाहिदीन है, हिजबुल मुजाहिदीन है, फिर आपके लश्कर तैयबा है, फिर और ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने ये वहां पे एक, और फिर पाकिस्तानी मीडिया दिखाता ही वो है जो कैमरे की यहाँ जो ऑडियंस को दिखाएगी, ऑडियंस के लिए तो वही सच है। तो अब ये है कि पहले ये 370 होता था और 370 की वजह से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए एक्सक्यूज मी 370 में ये शिक थी कि यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कोई कर सकता। ठीक है ना। और ना ही कश्मीर की जो ख्वातीन है, अगर वो किसी गैर कश्मीरी से शादी करती हैं तो उनके जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई कश्मीरी मर्द शादी करता है किसी कश्मीरी औरत से, तो वो कश्मीरी औरत जो ऑटोमेटिकली जो है वो रियासत का की बाशिंदा बन जाती है। तो अब सूरत ये है कि 370, और आपको अंदाजा नहीं है, आप जम्मू जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां कितनी डेवलपमेंट है, कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है। अब ये इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है ना जी, उससे लद्दाख वाले भी अब नहीं उसमें कबूल करते उसको, क्योंकि उनकी शनाख्त खत्म होती है। तो बड़े खुश हुए कि उनको यूनियन टेरिटरी का अलहदा से स्टेटस मिला है। इसी तरह से जो गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, वो आप पूछ रहे जाके कि वो कितना आजाद कश्मीर के लोगों को मतलब है कि पसंद करते हैं। वो आपको, आप तो वही है, बगैर वीजे के जाके चेक करके आए ना, जरा एक दौरा करें, आपको पता चलेगा। वो कहते हैं कि आजाद कश्मीर के लोगों ने हमें 1949 में मुआहदा कराची करके धोखा दिया, हमें पाकिस्तान के हवाले कर दिया, वरना पहले तो ये गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर इकट्ठा था ना। वो मुआहदा किया, उसमें हमारे जो
सो कॉल्ड आजाद कश्मीर की गद्दार लीडरशिप थी, उन्होंने पाकिस्तानी रियासत से मराहत हासिल करने के इवज गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान को दे दिया नॉर्दर्न एरियाज के नाम पर। ओके। तो कोई, और जम्मू वाले तो बिल्कुल ही कश्मीर के साथ, वो तो कहते हैं कश्मीर हमारा सारा फंड भी कश्मीर खा जाता था। तो ये इकट्ठी नहीं हो सकती रियासत। ये जो लोग बात करते हैं ना कि कश्मीर की रियासत की वहदत की बहाली की जदोजहद और खुद मुख्तार कश्मीर, ये बस दुकानें हैं और कुछ नहीं है। सही। अच्छा, एक डॉक्टर साहब बस वाइंड अप करें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हमारी बात हुई थी कि 20 से 25 मिनट में हम इसको वो करेंगे, लेकिन हम 30 मिनट पे पहुंच गए। एक सर मेजॉरिटी मतलब डेमोक्रेटिक, आप क्योंकि मेरे ख्याल में ज्यादा आपने डिक्टेटरशिप को भी आपने देखा और डेमोक्रेसी, आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि वहां पे नो डाउट कि वहां की डेमोक्रेसी के बारे में लोग मिसालें देते हैं, यूके के बारे में, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है सर। तो अगर एक डेमोक्रेटिक मतलब मेजॉरिटी ये डिसाइड करती है कि हमने ये नहीं फैसला लेना जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन शॉर्ट अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, मेजॉरिटी का आप फैसला जो है वो कैसे लेंगे? ये जब 1947 में पार्टीशन हुआ ना, ये इंडिया की पार्टीशन जो है ना, ये एक स्पेसिफिक जो है ना मसला है। इसके लिए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में जो 560 से ज्यादा आजाद रियासतें थी हिंदुस्तान की, उनको ये चॉइस दी गई थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें, चाहे तो वो इंडिया के साथ चली। ठीक है। तो उस दौरान बेशतर रियासतें जो है वो भारत के साथ चली गई। ठीक है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर की रियासत के महाराजा हरी सिंह जो थे वो हिंदू थे, आबादी मुसलमान थी ज्यादा, 60% से ज्यादा मुसलमान थे, महाराजा हिंदू थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था कि मैं जूं का तू रहना चाहता हूं, फिलहाल अभी हम फैसला नहीं कर सकते। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को जो है पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड अटैक किया 5 एंट्री पॉइंट के साथ, और पश्तून कबाइलियों को झूठ बोल के, मसूद कबाइल को और दूसरे कबाइलियों जो थे उनको झूठ बोल के कि जी वहां मुसलमानों का कत्लेआम हो गया है और इस्लाम का ये जहाद है, उनको लाए और उनसे हमला करवाया, आगे उनको रखा, पीछे पाकिस्तानी फौज थी और वो जंग हुई। 22 अक्टूबर को शुरू हुई, 1.5 साल चली वो जंग। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ मुआहदा कर लिया एक्सेशन का, जो राइट उसको दिया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने। तो फैसला तो ये हो गया कि आप इंडिया के साथ चले गए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये करते हैं लोग बात, भाई जब हम इंडिया का पहले, उसकी पहली जो कंडीशन है वो ये है कि पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन की कंडीशन है कि पाकिस्तान सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अपनी सारी फौजें और नॉन रेजिडेंट्स को निकाले, ये पहला है। दूसरा है कि इंडिया अपनी फौजें आधी से भी कम करे, सिर्फ उतनी फौजें रखे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए जरूरी हो। नंबर 3, उसके बाद फिर जो UNCIP है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, वो इस मसले का तस्वीर करेगा। और जाहिर है कि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो चूंकि एक्सेशन हो चुका है, एक्सेशन सिर्फ श्रीनगर का तो नहीं हुआ था ना, उसमें तो ये वाला कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल। उसके बाद चौथा स्टेज आती है कि आपको एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इलेक्शंस की इजाजत। स्कॉटलैंड में हम रहते हैं, स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ था, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, उन्होंने कहा हम अलहदा होना चाहते हैं, उन्होंने कहा रेफरेंडम करा लो। रेफरेंडम हुआ, 49% वोट पड़े अलहदगी के हक में, 51% पड़े यूके के साथ रहने के हक में। तो वो तो बाद की बात है ना कि आपकी एक लीगल पार्लियामेंट होगी तो वो वहां आप इलेक्शन लड़के आएंगे, जीतेंगे। जाहिर है आप अगर अलहदगी की बुनियाद पे मैनिफेस्टो लेके आएंगे और अगर आप जीत जाते हैं तो आधी लड़ाई तो आपने जीत ली। उसके बाद फिर आप पार्लियामेंट अपनी में बैठ के वहां से आप अपील कर सकते हैं दिल्ली को कि हम रेफरेंडम करवाना चाहते हैं। वो तो एक लीगल प्रोसेस है ना, ये थोड़ी है कि लोग बंदूक लेके आ जाएं और आप पे कब्जा कर लें और फिर वो कहें जी आप तो हमारे साथ इलाहा करना चाहते हैं। ओके,
ओके बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुना। यकीनन मैं यही बात बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में की थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे की बात से मुत्तफिक हो, डिसएग्रीमेंट हो सकती है। उनकी बहुत सारी बातें डेवलपमेंट के हवाले से वो बातें, इसमें कोई शक नहीं है। उस दिन टीवी शो में भी इन्होंने ये बात की थी और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उस तरफ की कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। इस तरफ वाली कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में अभी तो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अगर उससे कंपैरिजन हम करें तो वो वाली डेवलपमेंट नहीं है। ये बिल्कुल एक जायज मुतालबा है लोगों का और ये एक पॉइंट भी है बहुत बहुत वैलिड किस्म का। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होती है। टेक केयर एंड बाय।